जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 22 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। चर्चा करेंगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है 130 सालों के इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगी ये इंडिया में होस्ट की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया होस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया होस्ट करेगा। 25 से 30 नवंबर 2024 को ये कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया में होस्ट की जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स 2025। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स कब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ये 2025 में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा ये जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की। तो थीम होगी कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल जो है थीम होगी ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की जाएगी। कुछ सब थीम्स होंगी जैसे एनेबलिंग पॉलिसी, नर्चरिंग पर्पसफुल लीडरशिप, रीअफर्मिंग द कोऑपरेटिव आइडेंटिटी, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो सब थीम्स तो नहीं याद रखना है, थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, थीम्स आपको अच्छे से याद रखनी है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की चर्चा कर लें तो ये 1895 में स्टैब्लिश की गई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में उनके बैकग्राउंड नॉलेज आपको रखना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मूव्ड फ्रॉम लंदन इन 1982। तो पहले इसका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स था वो लंदन में था 1982 तक। उसके बाद जिनीवा, स्विट्जरलैंड में मूव कर दिया गया था। ठीक है, तो करेंटली कहाँ पे है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है, आपको ये याद रखना है। आसाम ने अपने करीमगंज डिस्ट्रिक्ट को रीनेम किया है। तो आपको याद रखना है, करीमगंज कहाँ पे है, तो ये आसाम राज्य में है। ठीक है, आसाम राज्य में करीमगंज जिला है जिसमें आसाम ने इसका नाम बदल के रख दिया है श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बहुत आराम से आपसे यही पूछा जाएगा कि करीमगंज का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है, तो याद रखना है श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट। हो सकता है आपसे उल्टा पूछ ले कि श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट जो नाम बदला गया है उसका पहले वाला नाम क्या था, पुराना नाम क्या था। तो आपको याद रखना है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये आसाम में है। ठीक है, ये आसाम में है, ये बात याद रखिएगा। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में होस्ट किया गया है हिंदू एआई समिट। ठीक है, हिंदू एआई समिट कहाँ हुआ है, तो बस इतना याद रखिएगा, ये चेन्नई में हुआ है। ठीक है, हिंदू एआई समिट 2024 चेन्नई में होस्ट किया गया था, जहाँ पे ये अनाउंस किया गया था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद एन एआई लैब स्टैब्लिश किया जाएगा तमिलनाडु में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा करें तो अर्मीनिया इसकी मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। कौन से नंबर की मेंबर है, तो 104th मेंबर है। ठीक है, 104th मेंबर कौन सी बनी है, तो अर्मीनिया बनी है, जो कि फुल मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अर्मीनिया जो है 104th नंबर की कंट्री है अर्मीनिया, जिसने ज्वाइन किया है एज फुल मेंबरशिप फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये हो गई करंट की बात। बैकग्राउंड नॉलेज में देखें तो आईएसए कब स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये नवंबर 30, 2015 को पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, विजन किसका था ये तो देख लेते हैं। ये स्टैब्लिश किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis हॉलैंड द्वारा। ठीक है, फ्रैंकोis हॉलैंड और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिलके इसका विजन देखा था और इसको स्टैब्लिश किया था 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। हेडक्वार्टर्स है इसका गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा। माइलस्टोन मेंबरशिप की बात करें तो 100 मेंबर जो था वो था पैराग्वे। ठीक है, पैराग्वे जो था 100 मेंबर बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो 100 मेंबर भी याद रखना है। और रिसेंट में 104th मेंबर कौन बना है, तो अर्मीनिया 104th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये भी आपको याद रखना है।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको सम्मानित किया गया है ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी से। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का ऑनररी टाइटल मिला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ठीक है, तो ये 1950 से चला आ रहा है कि जो भी आर्मी स्टाफ होता है, जो भी चीफ होता है, उसको ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की ऑनररी टाइटल दी जाती है। ठीक है, ऑनररी जनरलशिप एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, तो इंडियन एंड नेपाली आर्मी चीफ एक्सचेंज ऑनररी जनरलशिप एवरी 3 ईयर्स। ठीक है, तो अब 3 साल बाद नेपाल की आर्मी को ऑनररी टाइटल मिलेगा ऑनररी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जो है नेपाल आर्मी के और इंडियन आर्मी के जो चीफ्स हैं वो जनरलशिप्स एक्सचेंज करते हैं हर 3 सालों में। तो इस साल किसको मिली है, इस बार किसको मिली है, तो ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का जो सम्मान मिला है, ऑनररी टाइटल मिला है, वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इंडियन आर्मी के हेड हैं, उनको ये सम्मान मिला है, ऑनररी टाइटल मिला है। तो आपको ये बात याद रखनी है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम की बात करें तो ये खोला गया है हरियाणा, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में खोला गया है। ठीक है, इसका अनावरण किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, अनावरण किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ऑफ इंडिया का। ठीक है, कहाँ पे, सोनीपत हरियाणा में, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ठीक है, तो आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। किसने अनावरण किया है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से। आपको याद रखना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का अनावरण किया है। कहाँ पे, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि जो टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया गया है वो आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा एक्स्ट्रा कि आईआईटी मद्रास ने टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, साथ ही साथ इंटरैक्टिव डिस्प्लेज होंगे, इंस्टॉलेशंस होंगे, एआई ड्रिवन एक्सपीरियंसेस होंगे, एआई पावर्ड गाइडेड टूर्स होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को अनावरण किसने किया था, इनॉग्रेशन किसने किया था, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने किया था। कहाँ पे किया था, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कैंपस सोनीपत हरियाणा में। और साथ ही साथ हल्का सा याद रखिएगा कि टेक्निकल एक्सपर्टीज कौन प्रोवाइड किया है, तो आईआईटी मद्रास ने प्रोवाइड किया है। एलेस्टियर ब्राउनली जो कि ट्रायएथलॉन खेलते हैं, ट्रायएथलॉन एथलीट हैं, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, अब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 बार ओलंपिक गोल्ड जीता हुआ है, इसलिए ये प्रोमिनेंट हो जाता है। तो हल्का सा याद रखिएगा, एलेस्टियर ब्राउनली किससे संबंधित है, तो ये ट्रायएथलॉन से संबंधित है, और इनकी नेशनैलिटी क्या है, तो ये ब्रिटिश है। ठीक है, ये 2 बातें आप याद रखिएगा कि एलेस्टियर ब्राउनली कहाँ से आते हैं, तो ये ब्रिटिश नागरिक हैं, और ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो ये एथलीट ट्रायथलॉन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो बस इसमें 2 डायमेंशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 होस्ट किया जाएगा बिहार में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा अप्रैल 2024 में। और ऐसा पहली बार होगा, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट बिहार विल बी होस्टिंग दीज गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम बिहार में होस्ट किया जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट पे बात करें तो बिली जीन किंग कप ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे, स्पेन में। ठीक है, जिसमें विनर जो है वो है इटली, जिन्होंने स्लोवाकिया को हराया है। ठीक है, स्लोवाकिया को हराया है इटली ने, इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, बिली जीन किंग कप क्या है, ये विमेन टेनिस का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। ठीक है, विमेन टेनिस का ये इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है, इसमें कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी नहीं लेते हैं, इसमें टीम कॉम्पीट करती है एक दूसरे से। ठीक है, टीम कॉम्पीट करती है एक दूसरे से, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो बिली जीन किंग कप जो जीता है वो इटली ने जीता है, किसको हरा के, स्लोवाकिया को हरा के। और ये कहाँ हुआ था, ये स्पेन में हुआ था। ठीक है, ये स्पेन में आयोजित किया गया था। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स की बात करें तो टाटा पावर ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $4 बिलियन की एमओयू साइन की है टू फाइनेंस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किसने एमओयू साइन किया है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये टाटा पावर ने साइन किया है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कितने $1 बिलियन का है, तो $4.25 बिलियन का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का अग्रीमेंट
साइन किया गया है। किसके किसके बीच? टाटा पावर के बीच और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच। कितने का? $4.25 बिलियन का। किसके लिए? क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। ईडन गार्डन टू ऑनर झूलन गोस्वामी विद स्टैंड। तो आपको याद रखना है, ईडन गार्डन्स में झूलन गोस्वामी जो कि इंडिया की विमेन क्रिकेटर थी, उनके नाम पे, उनके ऑनर पे ईडन गार्डन्स में स्टैंड को ओपन किया जाएगा, ब्लॉक बी गैलरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ईडन गार्डन्स किसको ऑनर करेगा स्टैंड के साथ? तो ये झूलन गोस्वामी जी को ऑनर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है झूलन गोस्वामी जी जो है ये पहली इंडियन विमेन क्रिकेटर होंगी जिनको ये ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा रिकॉग्निशन रिसीव करने वाली झूलन गोस्वामी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर होंगी जिनको एक स्टैंड से सम्मानित किया जाएगा किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में। और ये कहाँ होगा? तो ये ईडन गार्डन्स में होगा। उनके नाम पे एक स्टैंड बनाया जाएगा, ब्लॉक बी गैलरी उनके नाम पे जानी जाएगी, झूलन गोस्वामी गैलरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्लेयर का नाम झूलन गोस्वामी है। कहाँ पे इनको ऑनर किया गया है? तो इनको ईडन गार्डन्स में ऑनर किया गया है। ईडन गार्डन्स कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये पहली फर्स्ट विमेन क्रिकेटर होंगी टू रिसीव दिस रिकॉग्निशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 की चर्चा करते हैं। तो ये होस्ट किया जा रहा है बाकू, अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है। थीम आपको याद रखनी है, थीम क्या है? इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड इस बार की थीम है 2024 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 की। ठीक है, इससे ज़्यादा और जो रेलिवेंट चीज़ें आएंगी, कोई जैसे रेलिवेंट डिक्लेरेशन आया, कोई रेलिवेंट अग्रीमेंट्स है, तो वो आपको बताया जाएगा। पर अभी जो रेलेवेंट चीज़ है वो सिर्फ दो ही है कि कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है। तो वो बाकू अजरबैजान में होस्ट किया जा रहा है। और कहाँ, क्या थीम होगी इसकी? तो थीम इसकी होगी इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। प्रसार भारती जो कि इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इन्होंने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे ही प्रसार भारती ने अपना OTT लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। ठीक है, वेव्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। प्लेटफॉर्म टाइप क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें ऑन डिमांड आपको चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है। इसमें कंटेंट जो होगा 12 लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, 12 लैंग्वेजेस में कंटेंट होगा। ऑफर 65 लाइव टीवी चैनल्स, वीडियो ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेम्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू ONDC। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ वेव्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मतलब इसमें आप टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होंगी वेव्स में। तो आपको याद रखना है ये किसका वेव्स किसने लॉन्च किया है? तो वेव्स इज लॉन्च बाय प्रसार भारती विच इज़ इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। तो ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के इवेंट पे लॉन्च किया गया था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट इंडेक्स है जो कि मेजर करता है क्लाइमेट चेंज की परफॉर्मेंसेस। देख लेते हैं किसने पब्लिश किया है इसको। तो पब्लिश करने वाली जो एंटिटी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 को, वो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये तीन एंटिटीज आपस में मिलकर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश करती हैं हर साल। ठीक है, इस साल इन्होंने पब्लिश किया है 2025 का। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, स्कोप क्या है? कितने लोगों को कवर, कितने कंट्रीज को कवर किया जाता है? तो 63 कंट्रीज को यूरोपियन यूनियन के साथ कवर किया जाता है। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इंडिया की रैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया की रैंक है 10th आउट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज। ठीक है, 10th रैंक बहुत अच्छी है। 10th आउट ऑफ ओवर 60 कंट्रीज में इंडिया की रैंक 10th है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है ये खाली है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्री अभी इतनी काबिल नहीं हुई है कि वेरी हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सके। क्लाइमेट बेसिस पे बात करें तो कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं हुई है कि वो वेरी हाई परफॉर्मेंस इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर अचीव कर पाए। इसलिए क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक खाली रह जाती है। तो फोर्थ से शुरुआत होती है। फोर्थ रैंक पे है डेनमार्क, फिफ्थ पे है नेदरलैंड्स और सिक्स्थ पे है यूके। ठीक है, तो ये 4 5 6 हो गई। और इंडिया की जो रैंक है वो 10th रैंक है। ठीक है, लास्ट रैंक किसकी है? लास्ट रैंक है 67th ईरान की। ठीक है, ईरान की लास्ट रैंक है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा।
नेशनल फिलोसफी डे या वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व किया जाता है नवंबर 21, 2024 को। तो याद रखिएगा 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल फिलोसफी डे या वर्ल्ड फिलोसफी डे। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये यूनेस्को ने 2002 में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है।